विद्याधर विधानसभा में हम देखें तो बरसात के दिनों में ड्रेनेज की बिल्कुल व्यवस्था खराब है। जो विधायक साहिबा है वो उप मुख्यमंत्री बनी है, तो वित्तीय की भी कोई यहाँ पर कमी नहीं होना चाहिए। महिलाओं को थोड़ा कम तवज्जो मिलता है। जब महिलाओं से काम तो खूब कराया जाता है, लेकिन जहाँ टिकट देने का बारी आती है या कुछ देने को आता है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। वैसे तो एक अच्छा प्रतिनिधि देना चाहिए और जनता को इसका जवाब देना चाहिए। आरक्षण भी एक राजनीतिक मुद्दा है। हर पार्टियां आरक्षण देकर उस जाति को राजी करके वोट लेती है, लेकिन आरक्षण में भी जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनका भी विकास समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति का महत्व, नारी का गुणगान शास्त्रों से लेकर स्कूल की पुस्तकों में हर जगह पढ़ने को मिल जाता है। ना तो नारी अबला है, ना ही नारी कमजोर है। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो नारी नहीं कर सकती। रसोई से लेकर राष्ट्र भवन तक हर जगह नारी का परचम बुलंद है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। तो स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट का। नमस्ते मैम, हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपका। अच्छा मैम, मैंने देखा है कि आप समाज में बहुत काम करती हैं, लोगों की बहुत हेल्प करती हैं और काफ़ी टाइम तक बाहर रहती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सोशल लाइफ में आप कब से आया? देखिए, मैं पिछले 25-30 साल से सोशल वर्क में हूँ। कि जैसे बरसात आई तो पेड़ पौधों में, पर्यावरण में खूब रुचि है। पेड़ लगाते हैं, पशु पक्षी के लिए पिंजरा लगाते हैं, दाना पानी रखते हैं, और गायों के लिए टंकियाँ बनवाई है हमने। टंकियाँ रखते हैं जगह जगह पानी पीने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पर्यावरण से जुड़ी हुई है। जो वर्तमान समय में जो हीट वेव जो प्रॉब्लम चल रही है, यदि इन बातों से हम पर्यावरण में सुधार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी तो अपने को कोसती रहेगी। तो हमें निरंतर जैसे हम एसी का यूज़ हर इंसान कर रहा है, जो व्यक्ति एसी का यूज़ कर रहा है उसको कम से कम 5 पेड़ लगाना चाहिए। तो हम इन सब बातों को देखते हुए पर्यावरण सुधार हेतु, पानी की समस्या हेतु और पर्यावरण सुधार हेतु हम निरंतर पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षी की सेवा करना, गायों को चारा डालना, इन सब बातों को हम करते रहते हैं। तो मैं आप ये घर की ज़िंदगी, मतलब घर का पूरा सारा रूटीन है आपका और ये बाहर का इतना हेक्टिक रूटीन है, आप इसको कैसे समन्वय में लाते हैं? आप कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, मैं 4 पीढ़ी के साथ रहती हूँ। अच्छा। मेरे सास-ससुर, हम, हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से 4 पीढ़ी का परिवार हम एक साथ रहते हैं। और मैंने अपना टाइम टेबल, क्योंकि मुझे सभी परिवार के सदस्यों को देखना है, सास-ससुर को भी देखना है, पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सबको देखना है। तो मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके अनुसार मैं काम करती हूँ, तो मुझे कोई समस्या नहीं आती है और परिवार का सहयोग तो मुझे मिलता ही रहता है। तो मैं इस तरह से सोशल वर्क करती हूँ। तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक टाइम टेबल, एक रूटीन अगर आपने फिक्स कर दिया, उस रूटीन पे ही काम करना चाहिए। मतलब उस रूटीन के हिसाब से चलना चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप ये कह रही हैं आप। ये बिल्कुल सही बात है। अनुशासन तो होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें उठना 5 बजे, 4 बजे है, हम 8 बजे उठे, तो सब कुछ खत्म। मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, 4 बजे उठना, अपना पूजा-पाठ, योग अभ्यास वगैरह सारी पूजा इनसे दिनचर्या से निर्मित होकर फिर जन सुनवाई का टाइम रखा है मैंने। जन सुनवाई करके फिर जहाँ अधिकारियों को पत्र लिखना है, वो लिखना है, वो तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद में अधिकारियों से मिलती हूँ उनके डिपार्टमेंट में जाके। और शाम को कई प्रोग्राम होते हैं, सोशल वर्क होते हैं, ब्याह शादियाँ होती है, जन्मदिन होती है, सोहामनी होती है। इस तरह से मैं अपना दिनचर्या बना रखी है, तो मुझे कोई समस्या नहीं आती है। मंदिर-वंदिर जाती हैं, पूजा-पाठ करती हैं आप? बिल्कुल, अपना सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, अपना परंपरा, सभी का मैं अच्छी तरह से निर्वाह करती हूँ। क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है कि सच्चे मन से जो अच्छी बातें हैं वो अपनाना, और वो निरंतर मैं कर रही हूँ। क्योंकि हम आज अपने संस्कृति, अपनी परंपरा को पालन नहीं किया तो मेरे बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है। तो मैं निरंतर पूजा-पाठ सब करती हूँ। देखो, मैं पूजा-पाठ सच्चे मन से भगवान को ध्यान करती हूँ। घर में ही बैठ के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आडंबर के बजाय अपन 10 मिनट भी सच्चे मन से भगवान को याद कर लिया, ये सच्ची पूजा पूजा है।
और मैंने मानव सेवा को ही भगवान की पूजा माना है। तो मैं मानव सेवा करके अपने आप को संतुष्ट रखती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे लगा था कि ये पूजा पाठ दूसरी पार्टी के लोग ही करते हैं। देखो ये तो क्या है कि एक माहौल बना दिया है, क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या हम पूजा पाठ नहीं करते? क्या हम धर्म को नहीं मानते? क्या हम त्योहार को नहीं मानते हैं? तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, तो लोगों के बीच में बना दिया गया है। बाकी मैं अपने पूरे सनातन धर्म के ओतप्रोत हूँ और उसका पूरा पालन करती हूँ। अच्छा, मैंने सुना है, जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, कि आप बहुत नेचर लवर हैं और आप बहुत पौधे वगैरह लगाते हैं, पेड़ वृक्षारोपण करते हैं। देखिए, हमें प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण सुधार के लिए यानी पेड़-पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़-पौधे लगाएँगे तब पानी बरसेगा, पेड़-पौधे लगाएँगे तभी हीट वेव जैसी समस्या का हम सामना कर पाएँगे, पेड़-पौधे लगाएँगे तभी तभी हमारा अन्न उत्पादन वगैरह होगा, तभी हमारा जीवन यापन होगा। तो पर्यावरण सुधार के लिए पेड़-पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है और मैं निरंतर 25-30 सालों से पेड़ लगा रही हूँ। और मैंने हज़ारों की संख्या में पेड़ लगा दिए हैं। तो ये सब आप अपने पैसे से करती हैं, या आपने कोई संस्था बना रखी है जो लोगों को जोड़ रखा है और भी लोगों को जोड़ रखा है, या आप सेल्फ खुद से करती हैं? देखिए सेल्फ भी करते हैं, कई बार पेड़-पौधे नहीं मिलते तो हम खरीदते भी हैं और हम सरकारी संस्थाओं से भी हम पेड़ लेते हैं और हमने अपना अन्नपूर्णा नारी संगठन बना रखा है जन जागृति मंच के माध्यम से, उसके माध्यम से भी हम पेड़-पौधे लगाते हैं। तो सभी सभी का सहयोग लेकर हम पेड़-पौधे लगाते हैं और मैं तो ये कहना है कि पेड़ लगाना है, तो या तो वो स्वयं खुद लगाए और वो स्वयं नहीं लगा पाते हैं, तो हमारी संस्था से जुड़े। हाँ, मतलब मिल-जुल के करें तो हरा-भरा राजस्थान कर सकते हैं हम। मैंने एक चीज़ और देखी आपके बारे में, एक नोट की कि आप पक्षियों के लिए भी काम करती हैं, उनके पानी का और वो चुग्गे के लिए वो सब करती हैं, और गायों के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। हम हर साल पशु-पक्षी के लिए पानी और अन्न का हम पेड़ों पर लगाते हैं और गायों के लिए हम टंकी वितरण करते हैं, हम अपने घर के आस-पास रखाते हैं। तो पशु-पक्षी के लिए भी हम निरंतर काम करते हैं। घायल जो पशु-पक्षी होता है, हमारे पास फ़ोन आता है, तो उसको भी हम जहाँ उनको भेजना होता है, वहाँ हम भेजकर उनको हम प्राण बचाते हैं उनके। जैसे कि अपने जयपुर में हमने देखा कि संक्रांति के अवसर पर बहुत सारी पतंग उड़ाते हैं, तो हम यही अपील करते हैं कि सुबह-शाम पतंग ना उड़ाएँ। जैसे कि मेरे आस-पास भी जो पतंग उड़ाते हैं सुबह-शाम, उनको भी हम मना करते हैं कि कम से कम सुबह-शाम पतंग ना उड़ाएँ और पशु-पक्षी की जान बचाएँ। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं और भगवान को मानती हैं, सनातन धर्म को मानती हैं, उसके अनुकूल काम करती हैं, तो दूसरी पार्टी वाले तो बोलते हैं कि भैया जो इस पार्टी में है वो तो सनातनी है ही नहीं, वो तो हिंदू है ही नहीं। आप इसको कैसे लेती हैं आप? देखिए, धर्म अपना व्यक्तिगत मामला है और कोई भी पार्टी जैसे कहते हैं भी कांग्रेस वाले, तो हमें तो कभी पार्टी के कभी अपने नेताओं ने कभी मना ही नहीं किया, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, राम मंदिर जाओ, अयोध्या जाओ, कहीं कोई मना नहीं है। धर्म पालन करना अपनी-अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होती है और जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो आप गई हैं राम मंदिर? हाँ, बिल्कुल। मतलब उद्घाटन होने के बाद गए हैं आप राम मंदिर? हाँ, मैं उद्घाटन करने के बाद गई। अच्छा, कैसा बना है मंदिर? बहुत शानदार, बहुत मतलब अच्छा मन को एक सुकून मिला, बहुत ही शानदार। तो आप पार्टी में किसी ने विरोध नहीं किया कि आप राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? मैंने ये पहले ही बताया, पार्टी कभी मना नहीं किया कि राम मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, ये कभी किसी व्यक्ति ने हमें नहीं कहा, कभी किसी नेता ने हमें क्योंकि नहीं कहा। क्योंकि एक कांग्रेस की प्रवक्ता थी, मैं अभी यहाँ शो पे नाम नहीं लूँगा, वो एमपी में इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं राम मंदिर चली गई तो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, और इस चक्कर में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, कुछ टाइम बाद न्यूज़ में काफ़ी चला। तो मैंने इसलिए पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर या राम का नाम लेने पे आपकी पार्टी में थोड़ी दिक्कत होती हो? नहीं, नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जिनको छोड़ना होता है, वो कोई न कोई बहाना, कोई न कोई आरोप तो लगाता ही है। लेकिन मंदिर के लिए कतई कोई भी नेता हमें किसी चीज़ के लिए हमें प्रताड़ित नहीं करता। मतलब ये भ्रम बनाया हुआ है एक्चुअली, हाँ, ये हाँ, इलेक्शन के टाइम पे ये सिर्फ बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया है कि ये पार्टी अगेंस्ट है और यही प्रो है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो आप इतने टाइम से पार्षद हैं यहाँ पर, और हमें तो लग रहा था, यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि शायद आपको विद्याधर नगर सीट से आप ही को टिकट मिलेगी और आप जीत भी सकती हैं, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन एंड टाइम पे टिकट किसी और को दे दी गई। तो ये आप
औरत हैं, ये रीज़न है, इसका खामियाजा है, क्या रीज़न हुआ कि आपको टिकट नहीं मिल पाई, जबकि यहाँ के इस क्षेत्र के सारे लोग सोच रहे थे कि टिकट आपको मिलेगी? देखिए, ये सही बात है, टिकट देना तो ख़ैर आलाकमान के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि मुझे नारी होने की वजह से टिकट नहीं मिला और पार्टी में कई रसूखदार होते हैं, वो सभी पार्टियों में होते हैं, रसूखदारों की वजह से भी मुझे टिकट नहीं मिला, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो मतलब सारे लगभग सभी पार्टियों में ऐसा होता ही है कि जो ज़्यादा रसूखदार हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हमने देखा है, उनको टिकट मिल जाती है, या बाहुबली लोगों को टिकट मिल जाती है। तो ये सभी पार्टियों में ऐसा होता ही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये सभी पार्टियों में होता है, बाहुबली है, रसूखदार है, उनको टिकट ले ही आते हैं इनके इन प्रकरण से। तो आपको क्या लगता है कि जिन पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, तो उनको पार्टी को जीतना, मतलब सीट लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा प्रतिनिधि देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, माने वैसे तो एक अच्छा प्रतिनिधि देना चाहिए और जनता को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पार्टी में चाहे कोई सी पार्टी हो, रसूखदारों को टिकट मिलता है और वो जीत भी जाते हैं। ये इस बात के लिए तो जनता को ही सबक सिखाना चाहिए कि जो जनता की सेवा करता है उसको टिकट मिले और उसको हम जिता के भेजें। लेकिन हमने तो देखा है इतिहास में और अब तक कि जनता इससे तो कुछ सीखती नहीं है। वो कुछ कुछ हो जाता है तो बोलती है नेता ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो अपनी जातियों पे वोट दे देते हैं, या किसी रसूखदार को या बाहुबली को वोट दे देते हैं क्योंकि वो उनकी जात का है, उनके क्षेत्र का है, और बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं देखते हैं। आप सहमत करती हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत इस बात से। जैसा कि जो पार्टी भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, वो एक जाति के लिए विशेष कर बहुत सारे बयानबाजी करे, लेकिन जब वो पूरा अपना स्कोर, पूरा बहुमत नहीं ला पाए, तो एक अन्य पार्टी को मिलाया, जिन्होंने पूरी तरह से उन जातियों को आरक्षण, समर्थन देने की बात कही गई है। तो सब सत्ता के लिए ये काम करते हैं, न कि जनता की सेवा के लिए। यदि ऐसा होता, जिस जाति के लिए वो इतना बोलते हैं और उन्हीं जाति के समर्थन करने वाले, उनका जो घोषणा पत्र था वो आप पढ़ें, पूरी तरह से उसी पर पूरा फोकस था और उसको मिलाकर अपनी सरकार बनाई है केंद्र में। टीडीपी की बात कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो तो फिर कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस का और शिवसेना का जो है वैचारिक विभिन्नताएं हैं दोनों की, एक लाइन पे नहीं है। दोनों पार्टी की सोच अलग है, कांग्रेस की और शिवसेना की। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनानी थी तो दोनों मिल गए। नहीं, देखो, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई है और 36 कौमों को साथ लेके चलती है, पर्टिकुलर किसी एक जाति को लेके नहीं चलती है, वो पूरी जातियों के बारे में सोचती है। मैं ऐसा नहीं मानती, जिस तरह से टीडीपी ने घोषणा पत्र दिया है, वो कांग्रेस का ऐसा कैसे क्या घोषणा पत्र था? पूरी देश की आवाज़ थी। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, पूरे देश की आवाज़ है, टीडीपी की तरह घोषणा पत्र नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती। वो तो एक माहौल बना दिया कि कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलर एक जाति पर फोकस करती है, बाकी कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को साथ लेके चलती है। आपका क्या सोचना है कि ये जो आरक्षण वाली बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण देना ज़्यादा सही है कि सुविधाएं देना ज़्यादा सही है? क्योंकि 75-80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, तो क्या वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि एज अ नेशन हम आगे, एज अ कौम हम आगे बढ़ें, बनस्पत इसके कि हम कुछ जातियों को आरक्षण दे दें और उसके बाद उनमें आरक्षण के चक्कर में डिवाइड हो जाए। जिसको नहीं मिला वो उससे जले, जिसको मिल गया वो बोले मुझे और चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण ही इलाज है कि कुछ और भी हम कर सकते हैं? खैर, ये तो सही बात है, आरक्षण भी एक राजनीतिक मुद्दा है। हर पार्टियां आरक्षण देकर उस जाति को राजी करती है और वोट लेती है। ये एक ही पार्टी नहीं है, सभी पार्टी में ये बात है। बाकी आरक्षण के कुछ सिद्धांत तो चेंज होने चाहिए। जैसे जिन जातियों को भी आरक्षण मिल रहा है, उनको भी पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे एक परिवार को आरक्षण का फ़ायदा मिल गया, तो दूसरे परिवार को आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण में भी जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, उनका भी विकास समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। एक परिवार को आरक्षण का लाभ मिल गया तो सारे उसके परिवार के सदस्य को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और अन्य परिवार उनके मुँह की तरफ देखते रहते हैं। तो आरक्षण में कुछ संशोधन, कुछ सुधार तो होना चाहिए। तो उसका रीज़न ये नहीं है कि जो सुधार करने वाले हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो ऑलरेडी आरक्षण से आए हैं
और वो ख़त्म ही नहीं करना चाहते। जो हमारे नेता हैं उनका तो इन मुद्दों पे ध्यान है ही नहीं, वो तो आरक्षण की तरफ ही देखते हैं। जैसे एक कम्युनिटी है खास करके राजस्थान के अंदर, आप देखेंगे कि उनके घर से कई कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी 3 पीढ़ियाँ आईएएस आईपीएस हैं, वो कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, वो हर बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हैं, और वो अपने गांव वालों को और अपने ख़ानदान वालों को किसी भी तरीके से वो पास करवाते हैं, और वो भी सर्विसेज में लग जाते हैं। तो जब वही लोग सर्विसेज में लगेंगे और तो वो कैसे दूसरे समाज के लिए भी काम करेंगे जब खुद के समाज के लिए ही देखेंगे। तो कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए, ताकि किसी घर में से एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया आरक्षण से, काबिलियत से नहीं आरक्षण से, तो उस घर के लोगों का आगे नहीं होना चाहिए। 2 पीढ़ी मान लीजिए 2 जने बन गए। आरक्षण देने का मतलब तो ये था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, वो ऊपर आए। लेकिन जो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, जिनके घर से 2-2, 3-3, 4-4 लोग, अब उनके घर को, उनके ख़ानदान को क्या ज़रूरत है? वही आरक्षण हम दूसरे लोगों को दें, दूसरे समाज के लोगों को दें। SC ST में और भी है। आरक्षण उन परिवार को मिलना चाहिए जो हकदार है और जो ऑलरेडी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। तो जिनको नहीं मिला है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना तो चाहिए। कोई ऊपर एक बॉडी होनी चाहिए, चाहे केंद्र में हो, कहीं भी हो, कुछ तो इस तरह सोचना चाहिए, कहीं तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आरक्षण उन लोगों तक पहुँचे जहाँ बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों, ये नहीं कि एक खानदान, कुछ गाँव के लोगों तक ही सीमित रह जाए, जैसा कि देखने को मिलता है। अपना जयपुर जो है पूरे दुनिया में लोग जानते हैं जयपुर को। मतलब जो इंडिया आता है तो 70-80% लोग तो जयपुर आते हैं। जयपुर आते हैं। जयपुर में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हुआ, और मंदिर हैं जो आसपास, घूमने की बहुत सारी जगह हैं। तो अभी तो गर्मी है, वापस सीज़न आएगा, टूरिस्ट आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि चीज़ें और सुधरे, कुछ टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए हमारी सरकार को? देखिए, जयपुर शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है और हर टूरिस्ट जो राजस्थान में आता है वो जयपुर उसकी पहली पसंद रहती है। तो मेरा तो ये कहना है कि आने वाले टूरिस्ट को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। एयरपोर्ट उतरते ही उनको लपके ना मिले। भाई होता है, लपक जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, तो अपनी एक राजस्थान की नहीं पूरी भारत की छवि खराब होती है। ये भिखारी न दुखे। हमने कुछ दिन पहले देखा है कि विदेशी पर्यटक को गाय ने मारा, उसकी डेथ हो गई। एक पर्यटक नाले में गिर गया था। तो इस तरह की घटनाएं से उनके सामने ना आए, मतलब एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा पैकेज उनको मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, राजस्थान का जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपको लगता है कि, मेरे को लगता है ये ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए जयपुर? नहीं, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ का, क्योंकि यहाँ बसों के अभाव है। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। जैसे भाई विदेशों के लिए, विदेशी जो आए पर्यटक, उनके लिए तो होना ही चाहिए। मैं एक आम बात करूँ कि जैसे मैंने काफ़ी समय तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे चांदपुर से निवारू रोड तक की बसें नहीं चलती थी, खूब प्रयास करके हमने ये बस चलवा तो दी, लेकिन बंद हो जाती है और कभी गाड़ियाँ नहीं आती है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ज्ञापन वगैरह देने के लिए, तो ये सुनने के लिए मिलता है कि गाड़ियाँ नहीं हैं। और कई जैसे फैक्ट्री एरिया में गाड़ी चलती थी 30-35 वर्ष पहले, वो गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि फैक्ट्री में तो आम मजदूर लोग होते हैं और वो बसों का ही उपयोग करते हैं। तो वो फैक्ट्री एरिया में बस बंद हो गई, तो आवागमन के साधन तो बहुत कम है। प्रॉपर जो विद्याधर नगर है उसमें कहीं आवागमन की व्यवस्था नहीं है। तो आवागमन तो बिल्कुल जयपुर शहर का हो सकता है बीच में, लेकिन जो जयपुर के जो जैसे परकोटे के बाहर जाए, आवागमन की बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं है। तो ये सुविधा होनी चाहिए। तो ये तो जयपुर की बात। जयपुर के साथ जो आपका क्षेत्र है, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र जो है, अब इसमें क्या देखते हो? इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, विद्याधर नगर विधानसभा जब से बना ना, तब से विकास की दृष्टि से ये बहुत ही उपेक्षित रहा है। लेकिन अब लग रहा है चूँकि भाई विद्याधर नगर विधानसभा की जो विधायक साहिबा है वो उप मुख्यमंत्री बनी है, तो हमें लगता है कि भाई यहाँ बजट की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्री है तो वित्तीय की भी कोई यहाँ पर कमी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि विद्याधर विधानसभा में हम देखें तो बरसात के दिनों में ड्रेनेज की बिल्कुल व्यवस्था खराब है, कहीं ड्रेनेज नहीं है, जगह जगह पानी भर जाते हैं, लोग स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक तो ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए। और जगह जगह जाम लगते हैं, कमानी चौराहा है, यहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता है। 14 नंबर है सीकर रोड पर, वहाँ आए दिन जाम लगा रहता है। तो ये जाम की स्थितियों से भी हमें निजात मिले। और यहाँ पर कोई सरकारी बड़ा कोई उपकरण नहीं है ना, तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज अभी तक बना है और सैटेलाइट अस्पताल की बहुत समय से एक मांग चली आ रही है, और वो सैटेलाइट अस्पताल भी विद्याधर नगर विधानसभा में अब तक नहीं बना है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड है। और चूँकि यहाँ विद्याधर नगर में ये जो झोपड़ा क्षेत्र है, ये भी विद्याधर नगर विधानसभा में आता है। तो यहाँ पर क्या मोस्टली मजदूर तबके के लोग रहते हैं, तो यहाँ तो सैटेलाइट अस्पताल और ये बसों का आवागमन होना बहुत आवश्यक है। और ये झोटवाड़ा क्षेत्र है वो आबादी के हिसाब से भी बहुत घनत्व वाला है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है विद्याधर नगर की। तो ऑफ कोर्स सुविधाएं कम है, अच्छे सरकारी कॉलेज ना तो सरकारी कॉलेज है कोई ना कोई अच्छा सरकारी स्कूल है बच्चों के लिए, हॉस्पिटल आपने बता ही दिया कि है ही नहीं, छोटी छोटी डिस्पेंसरी हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो सीधा एसएमएस ही जाना हो जो ओवरलोडेड है, पहले ही बहुत वहाँ पे पब्लिक आती है, तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो बारिश की बात की तो आप अभी बारिश आएगी, आप देख लीजिएगा ये सीकर रोड जो है विद्याधर नगर की ही, वहाँ पे आधी आधी बसें डूब जाती हैं। बिल्कुल, हमने बाइक वाले बहते हुए देखे हैं, मतलब वो 1-1.5 घंटे की बारिश में। और ये ऐसा नहीं है हर साल होता है, बिल्कुल होता है, ये हर साल होता है। तो जो भी यहाँ के विधायक हैं उनको सोचना चाहिए, आज तक नहीं सोचा, कुछ तो करना चाहिए। हर थोड़ा थोड़ा भी करते तो शायद हो जाता 10 साल में। और हमेशा बीजेपी के ही विधायक रहे हैं यहाँ से, और अब तो मुख्यमंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए क्या हो सकता है, 1-2 साल में पानी भरना बंद हो जाए या बारिश ही बंद हो जाए। ये तो इस विधानसभा का दुर्भाग्य है, हमेशा विधायक सांसद माने सब इनके होते हुए भी इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, तो ये तो दुर्भाग्य ही है। हाँ, तो इसके अगर तो ठीक रहा, किसी और को फोड़ भी नहीं सकते। यहाँ जो इस चीज़ में अगर जनता परेशान है तो ये किसी और को ब्लेम दे भी नहीं सकते इस पर। ऑटो वालों के लिए वेंडिंग जोन नहीं है, रिक्शे वालों के लिए भी मतलब कहीं एक प्रॉपर जगह नहीं है। ये सब जगह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि अमीर आदमी तो क्या है कैसे तैसे अपने जुगाड़ से काम कर लेता है, लेकिन जो गरीब तबके का जो रहता है वो सरकार की तरफ मुँह देखता रहता है कि कब कोई हमारे लिए योजना लाए और कब हमारे रोजगार बढ़े। तो इस तरह से वेंडिंग जोन भी बनना चाहिए यहाँ पर, तो इस तरह से काम होना चाहिए। ये तो हो गई पॉलिटिक्स की, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात अपने आपनों राजस्थान, आपनों जयपुर के बाद। अब आप आपके बारे में बताइए, आप फिल्मों का शौक है आपको? नहीं, बिल्कुल शौक है। तो आप देखती हैं फिल्में? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। इतनी बिजी रहती हैं आप और इसके बीच में आप फिल्म देख पाती हैं? देखिए, पहले तो माने हम पिक्चर हॉल में चले जाते थे, जब पिक्चर देखने को नहीं मिलती तो बड़ी मुश्किल से पिक्चर देखने पिक्चर हॉल में हम जाते थे और खूब शौक था पिक्चर देखने का। अब दिन रात घर में टीवी में पिक्चर आती है, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है और ना हमें अभी इतना पिक्चर देखने का शौक रहा, क्योंकि पूरे दिन पिक्चर आती है, क्या क्या देखें। तो पहले जैसा शौक तो नहीं है, लेकिन पिक्चर तो देखने पहले आपका फेवरेट हीरो कौन हुआ करता था, या आप कौन है? या राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। ये तो राजेश खन्ना की कोई फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी। हाँ, तो इसमें राजेश खन्ना ज़्यादा अच्छा लगा कि हाथी ज़्यादा अच्छा लगा आपको? वो तो सारा ही मिला के अच्छा लगा। मुझे तो हाथी की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी हाँ, थी। नहीं। हाँ, तो ऐसी कोई फिल्म आपकी जो फेवरेट हो, आपने कई बार देखी हो? शोले है, बाहुबली है, कई बार देख ली, 10-15 बार देख ली। ये बाहुबली जो अभी हाँ, थी प्रभास की? हाँ, बिल्कुल देख ली 10-15 बार। क्या बात है। सही है। चलिए, ये टिकट वितरण में बाहुबली और उन लोगों को टिकट मिलती है, और महिलाएं जो होती हैं कहीं कहीं उनको मतलब अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो आप एक बात बताइए, एक महिला होते हुए आपके पास घर की भी जिम्मेदारियां हैं और भी जिम्मेदारियां हैं, एक महिला होते हुए ये पॉलिटिक्स की राह, राजनीति की राह कितनी मुश्किल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आजकल की जो न्यू जनरेशन है जो आना चाहती है पॉलिटिक्स में, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, महिला पॉलिटिक्स में आती है तो महिलाओं को घर और पॉलिटिक्स दोनों संभालनी पड़ती है। ये कोई आसान काम नहीं है, फिर भी महिलाएं आगे बढ़ रही है। और जैसे कि मेरा ये सोचना है
कि महिलाओं को थोड़ा कम तवज्जो मिलता है। जब महिलाओं से काम तो खूब कराया जाता है, लेकिन जहाँ टिकट देने का बारी आती है या कुछ देने को आता है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। उसमें महिलाओं को इग्नोर करके रसूखदारों को, बाहुबली को, इनको टिकट दिया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर एक पार्टी में नहीं, मैं सभी जगह की बात कर रही हूँ कि माननीय महिलाओं को पीछे धकेला जाता है। तो आप कहने का मतलब कि कुछ और भी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे महिलाओं को थोड़ा सा कम तवज्जो दी जाती है, पॉलिटिक्स में भी ऐसा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते होंगे ऑफ कोर्स एज अ फीमेल, जब आप बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं तो भी बहुत परेशानी आती हैं, आती ही होंगी ऑफ कोर्स एक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को। बिल्कुल ये सही बात है कि महिलाएं जल्दी घुल मिल जाती हैं और फील्ड में बेशक महिलाओं को मेहनत करनी पड़े, लेकिन पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम फील्ड में महिलाएं ही कर सकती है और वो करती है। जो उसको जिम्मेदारी मिलती है उसको वो पूरी ढंग से अच्छे से जिम्मेदारी निभाती है और उसको उस काम को, अपने लक्ष्य को पूरा करके छोड़ती है। महिलाएं ज़्यादा मेहनती होती हैं पुरुषों के मुकाबले? बिल्कुल होती है। मैंने ऐसे तो नारी शक्ति बोला जाता है कि नारी में इतनी शक्ति होती है, शक्ति का रूप है नारी ना, क्या ऐसी चीज़ें जो नारी नहीं कर सकती है? अंदर बाहर दोनों का काम संभालती है। आप दोनों का काम संभालते हैं आप। और कंपटीशन भी पॉलिटिक्स में अभी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। तो ये इनर जो इंटर पॉलिटिक्स होती है, मैं सबकी पूरी की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी का नहीं कर रहा, कॉमन चीज़ है। एक तो पॉलिटिक्स हो गई, जो पॉलिटिक्स मतलब कि हमें घर घर जाना है, हमें इलेक्शन लड़ना है, उसका प्रचार प्रसार और जीत गए उसके बाद का काम है, तो वो पॉलिटिक्स हो गई। एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, किसी भी कंपनी में हुआ, ऑफिस में, एमएनसीज में होती है। इस तरीके से जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, इनमें भी थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स तो होती होगी। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपनी मर्यादा में रहकर अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की ओर काम करें तो महिलाओं की तरक्की निश्चित रूप से सफल है और आगे बढ़ सकती है। हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला है, बिल्कुल है ना, और हमारी प्राइम मिनिस्टर महिला रह चुकी हैं। महिलाओं, नई लड़कियों के लिए आप कैसा भविष्य देखती हैं पॉलिटिक्स में? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अपनी मर्यादा में रहकर काम करें। राजनीति भी कोई गलत क्षेत्र नहीं है, बस अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, अपना काम करें। तो हम तो ये चाहेंगे मैम, आपको इस बार टिकट नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगली बार आपको ज़रूर टिकट मिलेगी और आप ज़रूर जीतेंगे। इस हिसाब से आप काम कर रहे हैं और इस लेके मेरी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के लोग आपके साथ हैं, तो ज़रूर आपको अगली बार ज़रूर टिकट मिलेगी और आप ज़रूर जीतेंगे। तो मैम बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे बुलाने पे एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट मंजू शर्मा जी, जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेविका हैं, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। मेन टॉपिक मेन रीज़न था इनसे बात करने का कि जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति, नारी क्या नहीं कर सकती, जिस तरीके से ये अपने घर को और बाहर को दोनों को संभालती हैं और एक्टिवली काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। तो हमारी तो विशेष यही है कि अगली बार इनको टिकट ज़रूर मिले और इनको मिलनी चाहिए। तो कोई भी पार्टी हो, उनको ऐसे लोगों को टिकट देनी चाहिए जो सही में जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जिनको जनता चाहती है। अगर आप ऐसे प्रतिनिधियों को टिकट नहीं देंगे और आप फेवरिज्म करके किसी और को टिकट देंगे तो आप वो जनता के साथ भी बुरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ भी बुरा कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा अगर आप विश्लेषण करें अभी की पॉलिटिक्स में, अभी के रिजल्ट्स में, तो आप देख लीजिए दोनों पार्टियों में बहुत सारी सीट हैं जहाँ पे इसी वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने फेवरिज्म करके किसी के बोलने पे आपने गलत टिकट दिए। तो आप उन लोगों को टिकट दीजिए, उन लोगों को मौका दीजिए जनता का काम करने के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि उनके पास और भी पावर आया, वो और अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो हमारी तो शुभकामनाएं मंजू जी के लिए कि वो जीतें अगली बार और हम उनको हमारा विधायक देखना चाहेंगे। मंजू जी, हम आपसे वापस मिलेंगे ज़रूर, तो दोबारा आएंगे आपसे और भी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कमेंट करके बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।